बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान के चैप्टर 9 तत्वों का वर्गीकरण से पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। देखिए यह प्रश्न 2017 और 2023 में पूछा गया था, गलती से यहाँ 11 टाइप हो गया है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो पहला विकल्प है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा इसको बोला जाता है, वाशिंग सोडा। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना है। दूसरा है चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2, नाइट्रोजन अणु में होता है। तो देखिए नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। आप इसके परमाणुओं को इस तरीके से देख सकते हैं, दो परमाणुओं के बीच त्रिक बंध देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता है। तो इसमें जो कैल्शियम की संयोजकता होती है वो +2 होती है, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका बाहरी कोश पूर्ण होता है, यानी कि उनका अष्टक पूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नियान Ne, इसका Ne नियान का, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2 और 8 देखने को मिलेगा। और जितने भी निष्क्रिय गैसें होती हैं उन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन धातु है। तो देखिए इस दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सोडियम एक धातु है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये तीनों ही अधातु हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो देखिए जो किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है। परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो वह परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, सामान्य शब्दों में कहें तो। अब आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, 4Na+O2 डैश समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखिएगा ये जो Na है ये क्या है, धातु है, और ये ऑक्सीजन है। जब कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ पर धातु की जगह पे क्या है, सोडियम है, तो यह सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। और इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन की संख्या इधर 4 है, तो इधर भी 4 करने के लिए आगे 2 भी लगा दिया गया है। तो ये होगा आपका समीकरण पूरा। ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, इसलिए आप एग्जैक्ट इन सभी समीकरणों को याद करके रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो देखिए किसी भी तत्व को ZXA के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें क्या है, X क्या है, उस तत्व का प्रतीक है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, A क्या है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ये HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो एक लवण बनाएगा और साथ में जल बनता है। तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं NaOH + HCl, जो मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल। प्रश्न नंबर 10, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। प्रश्न नंबर 11, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो इसमें लोहे की संयोजकता +3 है। प्रश्न नंबर 12, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और जो खाने वाला सोडा होता है जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसका सूत्र है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सारी बातों को आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। देखिए अभी आप ऊपर पढ़े हैं बेकिंग सोडा, यहाँ पे देख लीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और उपयोग भी पूछा गया है। तो रासायनिक सूत्र तो आपको याद हो ही गया है, उपयोग देख लीजिए। आप 1-2 उपयोग भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिएगा बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग में केक या ब्रेड को फुलाने के लिए किया जाता है। दूसरा, एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। चौथा, सफाई और दुर्गंध दूर करने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपयोग आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया जिसको आपको पूरा करना है। तो देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, एक लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका समीकरण पूरा कर दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी कोई धातु कार्बोनेट होता है ना, वह अम्ल से क्रिया करके एक लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर आ जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रश्न नंबर 17, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। इन तीनों में ही तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार देखेंगे तो इसका 1, इसका 2 और इसका 3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होगी? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की भिन्न होगी। और ये क्यों भिन्न होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या की वजह से। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, समस्थानिक में क्या भिन्न होता है? द्रव्यमान संख्या, या जिसको सामान्य शब्दों में परमाणु भार कहते हैं आप। और किसकी वजह से? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, प्रश्न नंबर 19, समस्थानिक एवं समभारी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं अच्छे से। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों में प्रोटॉन 1 है पर न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। अब समभारी को देख लीजिए, आइसोबार्स। समभारी वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होता है। ठीक उल्टा होगा समस्थानिक का यह। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिखेंगे कैल्शियम 40 और पोटेशियम 40। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन प्रोटॉन संख्या अलग अलग है। एक की प्रोटॉन संख्या है 20 और दूसरे की प्रोटॉन संख्या है 19। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये देखिए प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न का ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो लघु उत्तरी टाइप का है, इसीलिए ये आंसर थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। और आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि अति लघु में इतना बड़ा उत्तर दिया गया है। ये हो सकता है कि लघु उत्तरी में पूछ लिया जाए, बिल्कुल हो सकता है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी उसमें कई सारे दोष भी थे। उसमें से एक दोष यह था समस्थानिकों को उन्होंने प्रॉपर स्थान नहीं दिया था। तो इसी पे चलिए हम लोग प्रकाश डाल देते हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। नियम के अनुसार उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन इससे सारणी की व्यवस्था बिगड़ जाती। इसीलिए समस्थानिकों को उचित स्थान न दे पाना मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष था। ठीक है, ये आपने प्रकाश डाल दिया है। अब आप आते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो
ये जो विद्युत धनात्मक गुण है ये घटता है और धात्विक गुण भी घटता है, यानी कि ये दोनों ही घटते हैं, जबकि विद्युत ऋणात्मक गुण और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। जस्ट इसका अपोजिट जो होगा वो बढ़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है। दूसरा पॉइंट है, धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में सोडियम एक प्रबल धातु है, जो कि आपको बाएं साइड में देखने को मिलेगा। सोडियम एक प्रबल धातु है, जबकि आप दाएं जाएंगे तो अंत में आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन। जस्ट जो अक्रिय गैसें हैं उनसे पहले क्लोरीन, जो कि एक अधातु है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बाएं साइड में धात्विक गुण ज़्यादा है, और जबकि दाएं साइड में जब हम गए हैं तो उधर अधात्विक गुण ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। किसका किसका? विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा और धावन सोडा। ये दोनों तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ देख लिया जाएगा। यौगिक देखिए कौन कौन सा। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये इसका उपयोग क्या है? पानी को कीटाणु रहित करने में। दूसरा देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकरी उद्योग में। तीसरा है धावन सोडा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, इसका ये कंप्लीट रासायनिक सूत्र है इसका। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े धोने में और कांच उद्योग में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। धातुओं के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें धात्विक चमक होती है। ठीक। तीसरा, ये आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। चौथा, ये तन्य होती हैं, अर्थात इनसे लंबे और पतले तार खींचे जा सकते हैं। और आप लिख सकते हैं इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, इनको पीटने पे टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा डिटेल में आप लिखना चाहें तो ये बिंदु जो बीच में लिखा गया है इनको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका चैप्टर 9 तत्वों का वर्गीकरण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।